नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। जीएस की सामान्य अध्ययन की एक और श्रृंखला में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश करेंगे और हमारे एग्ज़ाम को लेकर के यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम हमारा होगा उस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगी। लगातार क्लासेस आ रही हैं, एक दो दिन का जो गैप हुआ है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आगे से कोशिश ये रहेगी कि आपको गैप देखने को ना मिले, इसलिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। इसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र है क्या। देखो, हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक मोटे तौर पे समझिए, धन का शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पैसा, और पैसे से संबंधित जो उसके पक्ष होते हैं उसके समग्र अध्ययन या और विश्लेषण, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं अर्थव्यवस्था में, थ्योरेटिकल पार्ट और या उसके नियम फॉर्मूले वो सब किसके अंदर पढ़ते हैं? हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक तरीके से आपका ग्रंथ है, इसका व्यवहारिक पक्ष आपका क्या है? वो एक अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए देखो, किसी भी अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के 5 बेसिकली बुनियादी स्तंभ होते हैं। एक बार यहीं से सवाल बन गया था तो ढंग से देखना। एक होता है आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उपभोग कंज्यूम, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय एक्सचेंज, निवेश इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन 5 पिलर्स के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। ठीक, यहाँ कभी कभी इससे थ्योरेटिकल सवाल बनाते हैं, वो देखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अर्थव्यवस्था को आपने पढ़ना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें किसके बारे में? एडम स्मिथ जी के बारे में। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? एक धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? एक साइंस है। यानी कि ये आपको समझना पड़ता है, इस पर काम करना पड़ता है, ये एक बिल्कुल साइंस की तरह ही आपका चीज़ है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी वेल्थ के चारों ओर घूमती है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी जिसे आप एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे आप केवल वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने 1776 में किताब लिखी। इसी के चलते हुए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र 2 तरीके की शाखाओं में बंटता है। ठीक है, पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत। ठीक है, ये माइक्रो को बोलते हैं, और मैक्रो को बृहत अर्थशास्त्र या आय तथा रोजगार सिद्धांत के रूप में देखते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहाँ रहते हैं तो उत्तराखंड में रहते हैं, इसे मैं कहूँगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि आप उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं तो आपने कहा जैसे मैं हरिद्वार में रहता हूं, तो यानी कि आपने उसे और सूक्ष्म करने की कोशिश करी, उसी को बोलते हैं माइक्रो, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, देख लो ढंग से समझते जाना बात को, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष, यानी कि जो बिहेवियर है आपका या जो आप अर्थशास्त्र में सीखते हैं उसे प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करा जाता है? अर्थव्यवस्था के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष किसे बोलते हैं? अर्थव्यवस्था को बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि हर देश की अपनी अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अलग है, चीनी अर्थव्यवस्था अलग है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अलग है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अलग है। आप हर क्षेत्र से जोड़ करके उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था अलग अलग रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी संस्थागत प्रणाली से है जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट अगर मिल पाता है वो व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको देखा जाता है। ठीक है, देखो
ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फादर ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, यानी अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से नहीं बता पाएंगे कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी किसे बोलते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी का जनक कौन है। वो है आपके जॉन मेनार्ड कायर्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कायर्स, ये कायनेस भी बोल सकते हैं। इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था। अगर पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमी के पिता कौन है, तो वो आपके एडम स्मिथ ही हो जाएंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पूछा जाए तो ध्यान रखना जॉन मेनार्ड कायनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ये कुछ किताबें हैं जो आपको देखनी है। कार्ल मार्क्स की एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, जो 1867 में लिखी गई थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स की किताब है जिसमें बताया गया था कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, यानी कि मानव समाज को उत्थान को ही हम अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था की विज्ञान संबंधी परिभाषा दी थी किसने, रॉबिन्सन ने। ध्यान रखना, पेपर में सीधा सवाल बनता है कि अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ध्यान रखना, उन्होंने कहा था कि ये धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने, लेकिन रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, इनकी एक किताब है रॉबिन्सन की जिसका नाम है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इनकी किताब है। इसके अलावा मार्शल की किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका ध्यान रखना है। सैमुअल्सन की किताब है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये इनकी किताब है। और अर्थशास्त्र तो आप सभी जानते हैं, वो चाणक्य या कौटिल्य की किताब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, कई आधार हो सकते हैं अर्थव्यवस्था को बांटने के। यहाँ मुख्यतः मैंने 3 आधार को लेकर के बात करी है। जैसे पहला है नियंत्रण के आधार पर, एक दूसरा है विकास के आधार पर, तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक, यानी कि नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बांटी जाती है। पहली उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। विकास के आधार पर भी 3 हिस्से हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, नहीं विकासशील हो जाएगा वो तो, ठीक है, हाँ, विकासशील व्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी, और विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे ही वैश्विक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 हिस्सों के अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका वर्गीकरण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं नियंत्रण के आधार पर, और सबसे पहली चर्चा करते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे उदारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। देखो, बात को समझना, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य या देश का नियंत्रण न्यूनतम होता है, यानी कि सरकार क्या करती है, वहां पर नियंत्रण कम से कम रखती है, जबकि जो निजी क्षेत्र है यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र है उसका प्रभाव अधिक होता है, वो अधिक स्वतंत्र होता है, यानी कि उदार है। सरकार वहाँ अपना नियंत्रण नहीं रख रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, लिबरल या उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, पूंजीवादी। जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो वो उनका मेन एजेंडा क्या होता है कि समाज को उन्नति ना करके पैसे को बढ़ावा देना या पैसे को बढ़ाना। ठीक है, इसलिए इस उदारवादी अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जैसे अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की इनकी क्या है, एक तरीके से आपकी ये अर्थव्यवस्था है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ध्यान से समझना, बच्चे गलती कर बैठते हैं, क्या है कि सवाल क्या बनता है, ध्यान से सुनना, कि ये जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है या ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका किसने क्या किया है कि इसका ये कहते हैं कि इसका प्रतिपादन कौन कर रहा है या किसने इसका समर्थन किया है, इस तरीके से आप कहिए। तो एडम स्मिथ की जो किताब है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, एडम स्मिथ की किताब 1776 में जो बनी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके अंदर एक हस्तक्षेप की नीति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के जो
हस्तक्षेप नीति है जो उनके उत्पादन और वितरण की बात करता है। ठीक है, मैंने 5 पिलर बताए, उनमें से 2 पिलर कौन से, एक उत्पादन और दूसरा वितरण। इन दोनों में क्या करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। एडम स्मिथ इसका समर्थन करते हैं और इनकी जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसके अंदर हस्तक्षेप की नीति की बात करी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का नियंत्रण जो होना चाहिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के, वस्तु एवं सेवाओं को लेकर के, उनके उत्पादन और वितरण पे सरकार का नियंत्रण मिनिमम होना चाहिए। इस बात को कौन बोल रहे हैं, एडम स्मिथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो पूंजी अर्थव्यवस्था की विशेषता। आप कहोगे ये सब चीज़ें क्या हैं सर? बेटे इन सबसे जब थ्योरेटिकल सवाल बनाएगा ना तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वहाँ जिंदा रहें, बेहोश ना हो, सिर ना चकराए, ये सब बातें यहाँ पर डाली गई हैं। ठीक है, जैसे आपसे बात करूँ कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशेषता, सबसे पहले ये अधिकतम लाभ पे काम करती है। मैंने क्या बताया कि ये पैसे को जनरेट करेंगी, अपने लाभ पे काम करेंगी, तो इसलिए अधिकतम लाभ पे काम करती हैं। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता इनके पास ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण कम से कम है, सरकार कम से कम नियंत्रित करती है चीज़ों को, इसलिए इनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है। प्रतियोगिता की स्थिति होती है। ठीक है, क्योंकि सरकार के साथ कोई प्रतियोगिता में है नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही ओपन होता है तो आपको एक चीज़ के लिए 10-10 कंपनियां, 100-100 कंपनियां compete करती हुई नजर आएंगी, इसलिए यहाँ पर प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहती है। तीसरी, मांग एवं पूर्ति का महत्व यहाँ पर रहता है। अगला है, वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाता है। बात क्लियर है? जब एक ही प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको पेस्ट जो आपका दंत मंजन होता है वो एक कंपनी बनाएगी तो वो अपने स्तर से जैसा बनाएगी वैसा करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा हम सभी को। लेकिन अगर वही एक दंत मंजन 10 कंपनियां बनाएं तो वो आपस में बेहतर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि प्रोडक्ट वही बिकेगा जो बेहतर होगा, तो कम से कम मार्जिन पे, कम से कम प्राइस पे और बेहतर क्वालिटी के साथ आएगा। इसी बात को कह रहे हैं कि वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता मिलती है, उनके अंदर अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी और उनकी बेहतर क्वालिटी सामने आएगी। सरकार के हस्तक्षेप का तो अभाव होता ही है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, या इसे राज्य की समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं, ध्यान रखना। जिस तरीके से वहाँ पे सरकार का नियंत्रण कम से कम था, निजी क्षेत्र का नियंत्रण ज़्यादा था, यहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आपका घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, निजी क्षेत्र का नियंत्रण कम से कम होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। इसका विचार दिया था किसने, कार्ल मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका हस्तक्षेप की नीति किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसका, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ इस अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार नियंत्रित करेगी तो वो अपने स्तर से सारा काम करेगी। इसी के अंदर एक अर्थव्यवस्था और आती है जिसे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आपको उतनी चीज़ें मिलेंगी जितने की आपको आवश्यकता है, यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके घर का गुजारा 300 रुपये में चलता है, तो आपको डेली 300 रुपया ही दिया जाएगा, इसके बदले में आपसे काम 3000 रुपये का भी लिया जा सकता है। यानी कि देखिए, कार्य आपकी क्षमता अनुसार लिया जाएगा, लेकिन प्रतिफल आपको आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। चीन इसी पे काम किया है, इसी से तरक्की करके आगे बढ़ा। यानी कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पर रखा जाता है और आपसे मैक्सिमम वर्क जो है वो लिया जाता है। उससे जो पैसा जनरेट होता है उस पैसे को देश की तरक्की में लगाते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहाँ अपने यहाँ आपको सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, एक एक चीज़ पे ध्यान रखा जाता है, जिससे देश क्या करता है, आगे बढ़ता। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने कि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। दूसरी बात, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल अब तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अधिकतर अब ऐसा कोई भी कंट्री बचता नहीं है जहाँ पे सारा नियंत्रण किसका हो, गवर्नमेंट का हो, निजी क्षेत्र कम से कम हो। अब निजी क्षेत्र को हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं भूतपूर्व
पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर इसका बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद आती है बात मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ठीक, सबसे पहली बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर आपको सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण भी मिलता है। मैं क्या कह सकता हूँ कि सरकार भी यहाँ पर काम करती है और निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर भी आपको यहाँ काम करता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कि स्कूल सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। आप देखेंगे कि रोडवेज की बसें सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, है ना। हर तरीके के में आप देखोगे कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का समावेश होता हुआ नज़र आता है कहाँ पर, इस अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं कि विकास के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। देखिए, विकास के आधार पर वर्गीकरण क्या है, एक होती है अविकसित अर्थव्यवस्था। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा, देखिए संसाधन को लेकर के। संसाधन 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है भौतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। यानी कि आपके पास नदियाँ हैं, झरने हैं, ठीक है, आपके पास खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, ठीक है, हर चीज़ है, तो वो प्राकृतिक संसाधन के अंदर आएगा। भौतिक संसाधन जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया, आपके पास रोड्स हैं, आपके पास लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है, वो आ जाएगा आपका किसमें, भौतिक संसाधनों के अंदर। आपके पास बढ़िया इंजीनियर्स हैं, है ना, लोग हैं, युवा हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, मानवीय संसाधन का हिस्सा बन जाएंगे। अब देखो, हर संसाधन का होना अनिवार्य है। अगर आपको बेहतर गति के साथ चलना है तो आपके पास हर संसाधन का होना अनिवार्य है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम सिलेक्शन की बात करते हैं, आप एक सब्जेक्ट में तो बहुत ही बेहतर हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में आप कुछ भी नहीं जानते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है अविकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पर तीनों प्रकार के संसाधनों, तीनों मतलब प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, इनमें से कोई भी एक नगण्य हो, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक कम हो या बिल्कुल भी ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या बनती है, अविकसित अर्थव्यवस्था बनती है। जैसे सोमालिया की अर्थव्यवस्था, बुरुंडी की, नाइजर की, सहारा रेगिस्तान की या ध्रुवीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी अविकसित अर्थव्यवस्था है। मतलब समझे, जहाँ पर तीनों संसाधन यानी कि प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, तीनों में से कोई एक ना हो या बिल्कुल कम मात्रा में हो, नगण्य हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, अविकसित अर्थव्यवस्था बनती है। दूसरी बनती है आपकी विकासशील। ठीक, यानी कि वहाँ पर तीनों संसाधन तो हैं लेकिन उनका इष्टतम दोहन नहीं हो पा रहा है, उनका मैक्सिमम यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, उनका हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था किस कैटेगरी में आती है, विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है। बात समझ में आई। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पीछे देखा आपने, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर अगर वर्गीकरण करूं तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जैसे चीनी भी अभी यहीं पे है, पाकिस्तान आप डाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है विकसित अर्थव्यवस्था की। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ तीनों संसाधन यानी कि प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और हम उनका मैक्सिमम यूज़ या इष्टतम दोहन भी कर पा रहे हों, ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिसमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ये सारी अर्थव्यवस्था कैसी हैं, आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए आप 2 चीज़ें देखते हैं, एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। यानी कि आपने कोई सामान देश के बाहर भेजा तो वो कहलाएगा निर्यात, और अगर आपने कोई सामान मंगाया तो वो क्या कहलाएगा, आयात। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक, अब देखो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप जैसे समझ पा रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कहीं बाहर कोई संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात और निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है। यानी कि ना तो किसी से लेना ना किसी से देना, अपने आप को सीमित कर लेना, बंद कर लेना, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि ना तो हम बाहर देखें, ना कोई हमारे पास आए, ना हम किसी के पास जाएं, ना आयात ना निर्यात, केवल अपने देश के अंदर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए बुरी स्थिति में बने हुए हैं। ठीक, उत्तर कोरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था का। इसके बाद एक आती है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी।
ऐसी इकोनॉमी जिसका दूसरे देश के साथ संबंध चले, यानी कि दूसरे विश्वों के साथ वो एक्सपोर्ट भी करे, इंपोर्ट भी करे, यानी कि निर्यात भी करे, आयात भी करे, सामान ले भी और दे भी, ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और सारी अर्थव्यवस्था कैसी हैं? ऐसी ही हैं, केवल उत्तर कोरिया को छोड़ करके, ठीक है, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, भारत, ठीक है, ये सब क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत पहले क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्तर पे मैंने देखा भारत कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तीसरे स्तर पे मैंने देखा भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। यहाँ से बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो कुछ अर्थव्यवस्थाएं और होती हैं, ये भी देख लीजिए आप। जैसे अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, दूसरा क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, पंचम क्षेत्र क्या होता है। सर आप कहोगे सर आप तो 3 ही सुने थे, आप चौथे और पाँचवें की भी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी भी बात करूँगा और वो भी बताऊँगा, यानी कि वो अलग नहीं होता है, लेकिन तीसरे वाले क्षेत्र का सर्विस सेक्टर का सब पार्ट होता है, ठीक है। देखो पहला सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर को हम एक तरीके से कृषि सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कृषि अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कृषि का योगदान मोर देन 50% हो, ठीक है, दोबारा सुनना, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर कृषि का योगदान 50% से ज़्यादा हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएंगी? कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। बात क्लियर? ऐसे ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। वहीं तीसरी सेवा अर्थव्यवस्था, अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर का योगदान 50% से अधिक हो, ऐसी अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देखो भारत इन तीनों में से किसी कैटेगरी में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भारत में किसी का भी योगदान, एक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक नहीं है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत कृषक अर्थव्यवस्था के अंदर आता था, तब हमारा 50% से ज़्यादा हिस्सा कृषि से आता था, कृषि से मैं काम करता था, ठीक है। एक तो वो ये आधार। इसके अलावा एक होती है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अपने देश में सब कुछ पैदा कर ले, वहाँ हमें किसी से इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, यानी कि हम अपने आप में सफिशिएंट है, हमें बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत कम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर में आएंगे, यानी कि मैं सुनने की तरफ जाऊँगा, क्योंकि सब कुछ ना कुछ बाहर से मंगाते ही हैं, सब एक देश में पैदा नहीं होता है। दूसरी होता है आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो सब हैं ही है, वो क्या करते हैं? वो आपका किसी और पर डिपेंड करते हैं, वो उनके देश में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बन पाती। जैसे ब्रिटेन को आप डाल सकते हैं इस कैटेगरी में। ब्रिटेन अधिकतर सब दूसरे देशों पर निर्भर करता है, अपने यहाँ वो कुछ भी पैदा नहीं करते, ठीक है। एक होती है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, यानी कि कुछ कुछ अपने यहाँ भी पैदा करते हैं, कुछ कुछ बाहर से भी मंगाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था परस्पर अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था भी होती है, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दक्षतम स्थिति में उपयोग होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम चक्रीय अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। किस में डालते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ PDF डाल दूँगा रात को। इसके अलावा क्लास को लेकर के आपके जो भी रिव्यू होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना मेरे बच्चों, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। PDF पे मज़ा आ रहा है या बोर्ड पे मज़ा आता है, ज़रा एक बार ये भी मेंशन कर देना, फिर मैं उसी तरीके से काम कर लूँगा, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपके लिए हुई, ताकि आप जान तो पाएँ आखिरकार अर्थव्यवस्था क्या है, भारत कहाँ लाई करता है, किसे क्या बोलते हैं, है ना। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए मन लगा करके, ठीक है। जय हिंद।